हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेपायस। मैं राहुल सिंह एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सबके साथ। और आज जो हम लोग कवर करेंगे टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं फील करता हूं कि है। और सबसे बड़ी बात कि इस टॉपिक का इस्तेमाल आप बहुत सारे चैप्टर्स में यूज कर सकते हो। इस टॉपिक के जो कंसेप्ट है इसका इस्तेमाल आप काफी चैप्टर्स में कर सकते हो। जैसे कि आप इसका इस्तेमाल एवरेज पे कर सकते हो। इस टॉपिक का इस्तेमाल आप परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, रेशियो में, मिक्सचर में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, ऐसे कई सारे चैप्टर्स है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे कई सारे चैप्टर्स है जिसमें जहां पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। खैर स्टार्ट करते हैं। मैं जब एवरेज पढ़ा रहा था तो भी मैंने कहा था कि कुछ एक चीजें हैं जो हम एलिगेशन में जाकर पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ओके, तो सबसे पहले इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मिक्सचर होता क्या है? देखिए, जब आप कोई भी दो तरह के क्वांटिटी, मान लो आपके पास एक क्वांटिटी है ए और एक क्वांटिटी है बी, और मान लेते हैं कि इसका कॉस्ट पर यूनिट जो है ए का है 30 और बी का है 40। अगर हम इन दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाएं, मतलब दोनों अगर सेम क्वांटिटी में मिलाएंगे, तो जो मेरा एवरेज प्राइस आएगा वो आएगा 35। सर कैसे हुआ, एक बार देख लो। 1 kg का 30 रुपया तो 30 इंटू 1 30 रुपीज। 1 kg का 40 रुपया तो 40 इंटू 1 40। मैं मान के चल रहा हूं दोनों इक्वल है तो 1 1 kg कर रहा हूं। अभी टोटल कॉस्ट कितना 70, कितना केजी का 2 kg का, तो एक का दाम कितना 35। समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लो क्वेश्चन ऐसा दे रहा है कि कॉस्ट पर यूनिट है 30 और 40 और कहता है कि एवरेज प्राइस जो है वो है 36। इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों के क्वांटिटी या रेशियो या प्रोपोर्शन जो भी आप बोलो वो अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके के सम्स को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम ये मान सकते हैं कि लेट द क्वांटिटी एडेड बी एक्स एंड वाई केजी ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। मैं मान के चलता हूं एक बार के लिए, मैं आपको समझा रहा हूं, तरीका समझो। तो अगर मैं कहूं कि 30 kg, 1 kg का दाम 30 रुपया, और अगर x kg ऐड हुआ 40 और ये y kg ऐड हुआ, ये जो दोनों का टोटल होगा वो 36 इंटू एक्स प्लस वाई होगा। जैसे यहां पर आया ना 35 kg इंटू 2 कहां से आया? ये दोनों का क्वांटिटी। तो अगर दोनों क्वांटिटी मिला दे तो x प्लस वाई और उसका एवरेज प्राइस है 36। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 30x प्लस 40y इज इक्वल टू 36x प्लस 36y। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि 4y इज इक्वल टू 6x, y बाई एक्स इज इक्वल टू 6/4, 3/2। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि x इज टू वाई इज इक्वल टू 2:3, या आप ये कह दो कि y इज टू एक्स इज इक्वल टू 3:2। ये हमारा आया ना 3:2। तो अगर y के सामने रखना है, पहले y को पहले रखना है तो 3:2, और अगर x को पहले रखना है तो 2:3। ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो तरीका आप इस्तेमाल करते हो एवरेज एलिगेशन में, मिक्सचर में, इसी तरीके को हम अपने शॉर्टकट मेथड में जिसका नाम है एलिगेशन से कर सकते हैं। सर इस मेथड का कंसेप्ट क्या है? पहले इस मेथड के कंसेप्ट को समझिए। हमारे पास 3 प्राइसिंग होगा। एक होगा चीपर प्राइस, एक होगा मीन प्राइस, और एक होगा डियरर प्राइस। मैं सबको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ी बात नहीं है कि आपको फॉर्मूला कैसे यूज करना है, ये बड़ी बात है कि आपको यूज कहां करना है। चीपर का मतलब होता है लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, सबसे सस्ता। डियरर का मतलब होता है हाईएस्ट, लार्जेस्ट,
सबसे महंगा, जो भी वैरायटीज हो सकता है। और मीन जो होता है ना मेरे भाई, वो एवरेज प्राइस होता है। और हमेशा एक बात याद रखना, मैंने एवरेज कंसेप्ट में कहा था कि एवरेज जो होता है वो हमेशा छोटे और बड़े के बीच में आता है। एवरेज जो होता है वो हमेशा छोटे, बड़े और छोटे के बीच में आता है। यस और नो? पक्का? तो छोटे और बड़े के बीच में अगर एवरेज है तो ये मेरा बीच में होगा। इसको मैंने पहले रख दिया छोटा और इसको मैंने बड़ा रख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, डिफरेंस निकालेंगे। एंड यू विल गेट वन प्राइस, यू विल गेट वन वैल्यू, आई मीन टू से। और इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस निकालेंगे एंड अगेन यू विल गेट वन वैल्यू। ओके? जब आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि आई हैव गॉट वन वैल्यू, और ये जो वैल्यू है ये इन टर्म्स ऑफ रेशियो। लेकिन सबसे बड़ा तकलीफ ये है कि कौन किसका, तो जो जिसके नीचे आता है वो उसका हो जाएगा। ये क्योंकि सी के नीचे आया, चीपर के नीचे आया, लोएस्ट के नीचे आया, तो ये उसका हो गया, और ये इसके नीचे आया तो ये इसका हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सी इज टू डी यही है, जिसको आप यहां सी इज टू डी लिख सकते हो। समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? अब मैं आपको इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, इसके कुछ कंडीशंस है उसको पढ़ाऊंगा। पहले एक सम्स देखते हैं इसका, जैसे इसी क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां पर तुम्हारे पास तीन प्राइस है, यस और नो? यू आर गेटिंग थ्री प्राइजेस इन दिस क्वेश्चन, एंड व्हाट आर द थ्री प्राइजेस? वन इज 30, वन इज 40 एंड द अदर वन इज 36. We can easily say this is your lowest price or cheapest price, this is your dearest price or highest price, and this is your mean price. And we all know that the average price, the mean price always fall between the lowest and the smallest. If I put the data over here, तो cheaper हो गया 30, mean हो गया 36 और dearer हो गया 40. राइट और रॉन्ग? चलिए ना सर एलिगेशन लगाते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 6. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 4. रेशियो क्या आया? 2:3 आया ना सर? 2 किसका? 2 तो 4 से आया, और 4 किसके नीचे गिरा? 30 के नीचे गिरा, और 40 के नीचे कौन गिरा? 6. यानी ये जो 2:3 है ये चीपर इज टू डियर है। यस और नो? तो आपने चीपर में किसको लिया था? ए को ना। और डियरर में किसको लिया था? चीपर आपने एक्स माना था और डियरर आपने वाई माना था। तो देख लो एक्स इज टू वाई का वैल्यू कितना आया है हमारे आंसर में? 2:3, और तुम्हारा कितना आया? 2:3. कितना आसानी से एलिगेशन का इस्तेमाल हुआ। अब कुछ बातें हैं जो हमें समझना पड़ेगा, जो जनरली टीचर इग्नोर करता है, बट उसको समझो। पहली बात कि सर जो मीन होगा वो किसी भी सिचुएशन में चीपर और डियरर के बीच में होगा। सर जो मीन होगा वो हमेशा चीपर और डियरर के बीच में होगा। एवरेज प्राइस हमेशा छोटे और बड़े के बीच में होता है। दूसरी बात, इन तीनों का जो बेस है, इन तीनों का जो बेस है वो सेम होना चाहिए। सर बेस सेम होगा तभी तो रेशियो निकलेगा ना, हाँ या ना? बेस सेम होना चाहिए। सर बेस सेम कैसे होता है, या बेस सेम क्या होता है, एक बार आप बता दीजिए। एक मिनट। बेस सेम का मतलब यह होता है कि अगर चीपर रुपीज में है, कॉस्ट प्राइस है, तो डियरर भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, मीन भी कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। मतलब ये अगर कॉस्ट प्राइस है, ये अगर कॉस्ट प्राइस है, ये अगर कॉस्ट प्राइस है, और मीन आपका बीच में, तो आप एलिगेशन लगा सकते हैं। अगर ये सेलिंग प्राइस है तो आप एलिगेशन नहीं लगा सकते। तो क्या हम कभी नहीं लगा सकते? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर दिए, एक्सक्यूज मी, तो आप लगा सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हमारा तरीका है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इसको धीरे धीरे हौले हौले समझने की कोशिश करेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कब करना है। चलिए क्या बोल रहा है? ऑन कंबाइनिंग two groups of students having 25 and 40 marks respectively in an exam,
तो एक ग्रुप का जो एवरेज है या मार्क्स है वो 25 है और एक ग्रुप का कितना है 40। अब मेरे को एक बात बताओ, जब कंबाइन करोगे तो ये छोटा वैल्यू ये बड़ा वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में हमारा आएगा, बीच का वैल्यू, तो हमारा एवरेज स्कोर कितना हो गया 30 और कंडीशन भी फुलफिल्ड हो रहा है, छोटे और बड़े के बीच में गिर रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट ग्रुप टू द स्टूडेंट्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेकेंड ग्रुप। तो अगर मैं छोटे वाले को पुट करूं तो 25, बड़े वाले को पुट करूं तो 40 और बीच वाले को पुट करूं तो 30। डिफरेंस को चेक करेंगे तो 5, डिफरेंस को चेक करेंगे तो 10, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2:1। आंसर इज 2:1। होप इट इज क्लियर। द आंसर इज 2:1। क्लियर है मेरे भाई? अच्छे से बात समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट है टू टाइप्स ऑफ ऑयल हैविंग द रेट्स एट ₹4 per kg and 5 per kg respectively are mixed in order to produce a mixture having the rate of ₹4.60। yes or no? अभी क्वेश्चन को एक बार समझो और देखो क्या बोल रहा है। देखो, इसको बताने का मतलब ये है, एक बार प्लीज क्वेश्चन को देखो। Two types of oil having the rates of ₹4 per kg and ₹5 per kg respectively are mixed in order to produce a mixture having the rate of ₹4.60। देखना, दो तरह के ऑयल है, एक है ₹4 वाले और एक है ₹5 वाले, और जो एवरेज प्राइस है वो है ₹4.60। तो भैया जो एवरेज प्राइस है, जो मिक्सचर है वो हमेशा छोटे और बड़े के बीच में होगा। छोटा वाला है 4, बड़ा वाला है 5 और बीच वाला है ₹4.60। कोई दिक्कत? जब हम एलिगेशन का कंसेप्ट लगाएंगे तो यहां पे बचा मेरा 60 पैसा और यहां पे बचा मेरा 40 पैसा। पैसा पैसा काट देंगे। अब तुम चाहो तो 0.60 0.40 कर सकते हो, दिस इज योर कॉल। मैं सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसको अगर 0 0 भी कटेगा तो रेशियो क्या बना 2:3। यस और नो? रेशियो क्या बना 2:3। नाउ टेल मी व्हाट इज 2? 2 कौन है फर्स्ट टाइप वाला और 3 कौन है सेकेंड टाइप वाला? हाँ या ना? पक्का? तो अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। What should be the amount of the second type of oil if the amount of the first type of oil in the mixture is 40 kg? अगर पहला वाला 40 kg है तो दूसरा वाला कितना होगा? मतलब देखो मेरे पास रेशियो क्या है 2:3। मेरे पास पहला वाला 40 है, यही तो बोला है। 2 अगर 40 है तो 3 कितना होगा? 3 होगा 60 ना बेटा, हम पढ़े थे ना। 2 अगर 40 है तो 1 क्या होगा 20, 3 क्या होगा 60। बोलो कोई दिक्कत? चीजें समझ में आ रही है आपको? कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आप चुपचाप एलिगेशन लगाइए, रेशियो देखिए। अभी आपको जो डेटा दिया हुआ, अगर मान लो हमको टोटल क्वांटिटी पूछता तो मेरे पास ये बोला गया कि 2 = 40, 1 = 20। टोटल क्वांटिटी = टोटल रेशियो, ये हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे रेशियो में। तो 1 अगर 20 है तो 5 क्या होगा 100। भैया ऐसे ही सम सॉल्व हो जाएगा, नहीं क्या? यस सर। आइए, हाउ मेनी kg ऑफ शुगर at ₹3.60 per kg must be mixed with 8 kg of sugar at ₹4.20 per kg so that we may on selling the mixture
एट ₹4.40 पर केजी गेन्स 10%। क्या लॉजिक है सर इसका? इसका लॉजिक को समझने की कोशिश करिए। ये कहता है कि पहले वाले जो क्वांटिटी है या जो टाइप है उसका वैल्यू है 3.60, दूसरे वाले का जो टाइप है वो है 4.20, और जब आप मिक्सचर करते हो तो ये हो रहा है 4.40। ना ध्यान देना, चीपर को मैं रखूंगा 3.60, डियरर को मैं रखूंगा 4.20 और मिक्सचर को रखूंगा मैं 4.40 एज पर द क्वेश्चन। बट क्या तुम सही हो? नहीं सर, हम एलिगेशन के रूल के खिलाफ चले गए। एलिगेशन का रूल कहता था कि जो मीन होगा वो हमेशा सी और डी के बीच में होगा, बट यहां तो डी से बड़ा हो गया। पहला उल्लंघन अपने रूल का यही किया। दूसरा उल्लंघन हमने क्या किया, ये मुझे कॉस्ट प्राइस पे दिया, ये मुझे कॉस्ट प्राइस पे दिया, लेकिन ये मुझे सेलिंग प्राइस पे दिया। तो हमने अभी सिखाया था कि अगर तीनों का बेस सेम नहीं है तो कोशिश करो कि तीनों के बेस को सेम कर सके। अगर कर सकते हो तो सॉल्यूशन बन जाएगा, नहीं तो पता नहीं, यानी आपको नहीं आ रहा है। तो अगर यहां पे दिख रहा है कि ये 10% का गेन है, मतलब सेलिंग प्राइस है 4.40, सेलिंग प्राइस परसेंट है मेरा 110। हम पढ़ाए थे सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी हमेशा 100% होता है, तो 100 + 10। तो मेरा सीपी क्या होगा? सीपी होगा 4.40 बाई 110 इंटू 100, दैट इज 4 रुपया। यस और नो? अब मेरे भाई बताओ, अगर मैं यहां 3 रुपया 60 पैसा लिखूं, 4 रुपया 20 पैसा लिखूं और 4 रुपया लिखूं, तो क्या एलिगेशन सॉल्व होगा? श्योर होगा, पक्का होगा, क्योंकि अब हमारा एवरेज प्राइस दोनों प्राइस के बीच में आ गया और तीनों का बेस भी सेम हो गया। जरूरी था ये। अब हम एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे। जब हम एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे तो यहां 40 पैसा आएगा और यहां 20 पैसा आएगा। रेशियो क्या बनेगा सर? रेशियो बनेगा 1:2। कोई दिक्कत? अभी आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर ऑफ फर्स्ट टाइप, मतलब आपको ये निकालना है फर्स्ट टाइप वाला, क्योंकि आपने फर्स्ट यहां रखा है और इसी का वैल्यू 1 है। तो क्या मुझे किसी का वैल्यू दिया हुआ? हाँ सर, 8 केजी ऑफ शुगर, मतलब आपको ये दिया हुआ। सर अगर 2 रेशियो 8 केजी है तो एक रेशियो कितना होगा? 4 केजी। आंसर इज 4 केजी, क्योंकि क्वेश्चन में तो 1 ही पूछा। समझ में आ रहा है? आपको समझना पड़ेगा कि हम कैसे चीजों को सॉल्व कर रहे हैं, राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। A sum of ₹36.90 is made up of 90 coins, which are either 20 पैसे और 50 पैसे. How many 20 पैसे coins are there? अच्छा, बोलता है कि दो तरह के कॉइन है, एक है 20 पैसा वाला और एक है 50 पैसा वाला, और इनका जो टोटल क्वांटिटी है वो है 90, और ये टोटल अमाउंट कितना बना रहा है? 36 ₹90। तो बेटा अगर हम इसका एवरेज प्राइस पता करें एक कॉइन का, तो क्या हम नहीं कहेंगे 36 डिवाइडेड बाई 90 कॉइन्स? सर 90 कॉइन ही तो 36 रुपया 90 पैसा 36 ₹90 बना रहा है, तो एक कॉइन का एवरेज प्राइस कितना हो गया? 41 पैसा। डोंट यू अग्री विथ मी? सर क्यों आपने ऐसा किया? क्योंकि यहां पर भी एक कॉइन का वैल्यू दिया, यहां भी एक कॉइन का वैल्यू दिया, तो अगर हम इसको भी एक कॉइन का वैल्यू निकाल दे तो हम शांति से एलिगेशन लगा सकते हैं। समझ में आ रहा मेरी बात? ये जरूरी है। वो 20 पैसे सिंगल कॉइन, 50 पैसे सिंगल कॉइन, तो आप 90 पैसे का टोटल अमाउंट कैसे लिखेंगे? आप 90 पैसे का ईच कॉइन का वैल्यू मतलब एवरेज बताइए, और हमेशा दो चीजों को मिलाएंगे तो एवरेज बीच में ही आएगा। 20 पैसा और 50 पैसा को मिलाएंगे
तो डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो प्रोपोर्शन आपका वैल्यू चेंज होगा, बट इट विल ऑलवेज फॉल बिटवीन 20 एंड 50. When I solve this allegation, I am getting 21 paisa over here, and when I solve this allegation, I am getting 9 paisa over here. इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 3 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, यानी रेशियो क्या हुआ, रेशियो है किसका किसका, अच्छा 3 पैसे किसका सर, जो जिसके नीचे, तो 20 पैसे का। रेशियो ऑफ 20 पैसा एंड 50 पैसा इज इक्वल टू 3:7। पक्का? अभी तुम्हारे पास टोटल नंबर है ना, है कि नहीं है मेरे भाई? सर है। जब मेरे पास टोटल नंबर है तो उस टोटल नंबर को अगर हम इन दोनों के बीच में बांट दें तो 90 डिवाइडेड बाई 10 9 पैसा, यानी ये हो जाएगा 27 पीसेस और ये हो जाएगा 63 पीसेस नंबर्स ऑफ कॉइन। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा, 20 पैसे वाले कॉइन कितने हैं, तो ये 20 पैसे का था, तो आंसर क्या हुआ 27 पैसा। मजा आ रहा है क्या? क्या पावर है एलिगेशन। चलिए फटाफट इसको ट्राई करिए, ये कोशिश आप खुद करेंगे, इस पे मैं आपको कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, 2 मिनट से 1 मिनट से ज्यादा मैं आपको टाइम नहीं दूंगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, और मैं चुप रहूंगा क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है। पक्का? चलो आ गया, जिसका जिसका आ गया वेरी गुड, जिसका जिसका नहीं आया वो चेक करिए। आपके पास 2 तरह के कॉइन है, एक है 90 पैसे वाला और एक है 65 पैसे वाला। यहां एक चीज और सिखाएंगे आपको। देखो हमने अभी आपको जो तरीका सिखाया था उसमें सी, एम और डी रखा था। आप देखोगे कई बुक में ऐसे भी रखता है डी, एम और सी, दोनों में सेम तरीका। तो लेकिन आपने ये समझा कि नहीं समझा मुझे नहीं पता, कब सी पहले रखेंगे कब डी पहले रखेंगे। देखो मैं तुमको एक सिंपल तरीका बताता हूं, आप अपने रूल को इंप्लाइड कर लो, या तो सी को पहले रखो या तो डी को पहले रखो, जो तुम्हारा मन करे। बस ये बात याद रखना कि अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पे फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज पूछा है एंड गर्ल्स पूछा है, और बॉय जो है वो डियरर है और गर्ल जो है वो स्मॉलर है। समझ में आ रहा है क्या? तो या तो आप इस तरीके से सॉल्व करो, लास्ट में अपने आंसर के अपने रेशियो को घुमा लो, और या तो आप इस तरीके से सॉल्व करो तो भी आंसर सेम आएगा। तो मैं अगर चीपर इज टू मीन इज टू डियरर रखता हूं तो चीपर होगा 65 पैसे, डियरर होगा 90 पैसे। नाउ 50 स्टूडेंट्स को अगर 41 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो 41/50, नाउ 41/50। अब इसको सॉल्व करोगे तो बेवकूफी होगा, इसको 100 के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो तो कितना हो गया 82/100। अब मैं कह दूं 0.82, यानी 82 पैसा। लगाओ ना एलिगेशन, 15 और 2 17 पैसा, और यहां पर आया 8 पैसा। सॉल्व, अब ये तो सिंपल हो नहीं रहा, तो 8:17, यस और नो। अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 50, तो 50 को अगर हम बांटेंगे 8 और 17 कितना होता है 25, तो 2, यानी यहां पे आया 16 और यहां आया 34। अभी देखो मेरे भाई, ये 34 16 है, ये 16 34 है, फंस जाओगे।
फंस जाओगे। क्वेश्चन को देखो, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज का क्वेश्चन में पहले पूछा गया है, ये मेरा बॉय है, ये मेरा गर्ल है, तो ये मेरा गर्ल है, ये मेरा बॉय है, तो मेरा आंसर जो होगा वो 34 एंड 16 होगा, ना कि 16 एंड 34 होगा। ये एलिगेशन का रूल है। एलिगेशन का रूल बड़ा सिंपल है, जो सब्जेक्ट है क्वेश्चन का उसी पे आंसर पहले रखना होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? देखो हम तो सीएमडी ही लगाए और सीएमडी से भी मेरा आंसर आया। अगर आप डीएमसी लगाते तो आपका डायरेक्ट 34 और 16 आता। ये करते करते हैबिट हो जाएगा कि कैसे करना। स्टार्टिंग इंटरफेरेंस में मैं यही कहूंगा कि आप जैसे कर रहे थे वही करो, क्वेश्चन को देख लो। अगर आपका क्वेश्चन का सब्जेक्ट सी है, आंसर वही रह जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन का सब्जेक्ट डी है, डियरर है, तो रेशियो को घुमा दो, आंसर आ गया। वैल्यूज को घुमा दो, आंसर आ गया। दैट्स इट, परफेक्ट। ओके सर, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अ मैन हैज 50 kg of sugar, a part of which he sells at 8% gain and the rest at 18% gain. In the business he gains 14%. मतलब क्या हुआ? कोई एक हिस्से को उसने 8% के प्रॉफिट में बेचा और दूसरे हिस्से को वो 18% में प्रॉफिट में बेचा। एक हिस्से को 8%, दूसरे हिस्से को 18%, कंबाइंड करेंगे तो कुछ ना कुछ 8 और 18 के बीच में होगा। 8 से नीचे नहीं जाऊंगा, 18 से ऊपर नहीं जाऊंगा। और बोल रहा है कि इन टोटल आई हैव गेन्ड 14%। लगाओ ना एलिगेशन, 8, 14, 18। देखो सिंपल सा तरीका, कभी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कब लगाए। दो डिफरेंट रेंज के वैल्यूज दिए हुए, बीच का वैल्यू दिया, लगा दो एलिगेशन। समझ में आया क्या? दो अलग अलग हिस्से का वैल्यू दिया हुआ, बीच का एवरेज दिया हुआ, निकल लगा दो एलिगेशन। यही तरीका है। दो ग्रुप्स का वैल्यू दिया हुआ, बीच का एवरेज दिया हुआ, लगा दो एलिगेशन। ये थोड़ा ध्यान रखो। लगाइए एलिगेशन भैया आप तो यहां बना 6, यहां बना 4, रेशियो बना 2:3। पक्का ना? अभी ध्यान देने का है भाई। फाइंड द क्वांटिटी विच इज सेल्स एट 18%। तो 18% मतलब ये वाले का वैल्यू पता करना है। तो 50 kg टोटल है। टोटल कितना है? 50। तो जब बांटेंगे तो ये हो गया 20 kg और ये हो गया 30 kg। तो आंसर क्या होगा? हमको ये पूछा है तो आंसर होगा 30 kg। आई होप यू ऑल आर इंजॉइंग दिस। और काफी गुड वाला फीलिंग आ रहा होगा कि यस सर, इट इज इंटरेस्टिंग, इट इज इजी। मैंने कोशिश किया है कि मैं हर जगह से क्वेश्चन उठा के लाऊं। मैंने प्रॉफिट लॉस से लाया, मैंने यहां पर एक नॉर्मल, इसको आप पर से रेशियो के टर्म्स में देख सकते हो, ये तो सेम ही है। ये देखो प्रॉफिट लॉस ले आए, यहां पे मिक्सचर का टॉपिक बेसिकली है, ये एवरेज टॉपिक है। तो मैं कोशिश यही किया हूं कि मैं सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन एक एक करके उठाकर आपके सामने दूं। क्वेश्चन को देखिएगा। अ ट्रेडर वांट्स टू लेंड अ पार्ट ऑफ ₹4,500 टू अ कॉर्पोरेशन बैंक, या सॉरी कोऑपरेटिव बैंक at 6% per annum simple interest and the other part at 15%। क्या बोला चीजों को समझो। मेरे पास ये पूरा पैसा है, एक हिस्सा हम 6% पे लगाएंगे और एक हिस्सा हम 15% पे लगाएंगे। जब दो डिफरेंट हिस्से पे पैसा लगाओगे तो रिजल्ट जो आएगा वो 6 और 15 के बीच में कहीं बैठ जाएगा। क्योंकि अगर सारा पैसा 6 पे लगाते तो फाइनल 6 ही रहता, सारा पैसा 15 पे लगाते तो 15 ही रहता। लेकिन दो अलग अलग वैरायटी के रेट पे लगा रहे हो तो दोनों के बीच में पड़ जाओगे। इफ इज प्रोजेक्टेड इनकम आफ्टर 2 years इज 729। सर प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया? मेरे को ये नहीं पता कि दोनों के बीच में जो इंटरेस्ट रेट होगा, एवरेज इंटरेस्ट रेट होगा, वो कितना होगा। ये क्वेश्चन में नहीं बोला। क्या करूं सर? बहुत तकलीफ की बात है। देखो इधर रेट निकालना है, ठीक है। क्या तुम्हारे पास इसका टोटल प्रिंसिपल है? हाँ सर। क्या तुम्हारे पास टोटल टाइम है? हाँ सर। क्या तुम्हारे पास टोटल इंटरेस्ट है? हाँ सर। तो लगाओ ना रेट का फॉर्मूला, SI × 100/P × T।
यूज करो दिमाग को। 729 इंटू 100/4500 इंटू 2, 0000 चला गया, 9 से गया 81, 9 से गया 5, 5 इंटू 2 10, 81/10 दैट इज 8.1%। आ गया ना 6 और 15 के बीच में? यस और नो? आप आए कि नहीं आए? सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करो और इसको बताओ कि आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी एकदम। ठीक है, आइए चलिए अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो मेरे पास पहला वाला कितना है 6, दूसरे वाला कितना है 15, बीच वाला कितना है 8.1। डिफरेंस को देखेंगे तो 2.1, और इधर डिफरेंस को देखेंगे अगर 9 कर दे तो 6 यानी 6.9। देखो बेटा चीजों को समझो, दोनों के बीच में एक एक पॉइंट पे डेसिमल है, डेसिमल को खा जाओ। यू कैन एलिमिनेट, ट्राई टू मेक थिंग्स सिंपल। 3 से गया 7 टाइम्स, 3 से गया 23 टाइम्स। ओके टू ऑल। तो हमारे बीच में रेशियो क्या है 23:7। यस और नो? 23:7। व्हाट इज योर टोटल प्रिंसिपल 4500। 23 और 7 कितना हुआ 30। तो एक का वैल्यू निकालो 150। तो 23 इंटू 150 कितना होगा? तो 20 इंटू 150 हो गया 3000, 3450। और 7 इंटू 150 कितना होगा 1050। पक्का ना? अभी ध्यान देना। तुम कहोगे कि मेरा आंसर ये है, बट डू यू अग्री विथ दिस? आप कई बच्चे इसको टिक करके आओगे, बट पता है आपको गलत है। आप गलत है मेरे भाई। सर क्या बोल रहे हैं, आंसर आया आप बोलते हो गलत है? यस, क्योंकि क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्या कहता है कि पहले 6% है। क्वेश्चन का सब्जेक्ट कहता है पहले 6%, तो पहले 6 वाले का वैल्यू होगा, यानी पहले 3450 होगा और फिर 1050 होगा। समझ में आ रहा है क्या? इस चीज को फोकस करो। क्वेश्चन का सब्जेक्ट, क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट समझना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे आपको आंसर फ्रेम करना होगा। ऑप्शन सिर्फ देखकर टिक्की नहीं लगा देने का। इधर भी वही गड़बड़ करते, यहां पे मैंने दिखा दिया कि आप बॉयज को सब्जेक्ट बनाओ, इसीलिए आंसर ये हुआ। तो इस बात को ध्यान रखो। आइए सर, ये है मेरा 3 तरह के क्वांटिटी का बात। इन व्हाट प्रोपोर्शन में 3 काइंड्स ऑफ कैश्यू नट्स वर्थ ₹327, ₹329 and ₹332 per kg be mixed to produce a mixture worth ₹330 per kg। बहुत ही सिंपल तरीका है, बस चीजों को ध्यान देना। कैसे? अगर मैं ये एक बार आपके लिए इजी करने के लिए मैं नामकरण कर रहा हूं कि ए का नाम हो गया 327, मतलब 327 को ए बोल दे रहा हूं, बी को बोल रहा हूं 329, 329 और सी को बोल रहा हूं 330, 332। राइट नाउ, अगर तुम्हारा मिक्सचर प्राइस है, तो मैंने आपको पढ़ाया है ना कि मिक्सचर हमेशा छोटे और बड़े के बीच में होगा। तो अभी तुम कहोगे कि सर ये 330 आप किसके बीच में रखोगे? क्या आप इसको ए एंड सी के बीच में रखोगे? क्योंकि ए और सी के बीच में आ रहा है, यस और नो? सर कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि बी एंड सी के बीच में भी तो आ रहा है। हम बोलेंगे हाँ।
पर कोई बच्चा मुझे ये नहीं कहेगा कि ए एंड बी के बीच में आ रहा है, क्योंकि ए और बी के बीच में 330 नहीं आता। ये बात तो समझ आ रहा है। ए और सी के बीच में आ रहा है 327, 327 और 332 के बीच में 330 आता है। बी दैट इज 329 और 332 के बीच में भी 330 आता है। तो जब भी तीन होंगे वो दो जगह कहीं पे बीच में फॉल करेगा, याद रखना, दो जगह फॉल करेगा। तो जब दो जगह फॉल करेगा मतलब पहला है ए और सी। बहुत सिंपल तरीका, ए किसको लिए 327, सी किसको लिए 332 और यहां लिखे बीच में 330। दूसरा, बी किसको लिए 329, सी किसको लिए 332 और बीच में लिखे 330। यही तो तरीका एलिगेशन का। लगाओ एलिगेशन, लगाओ। बोलो कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से बोलो, कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है ना? अब तुम मेरे बात को समझना, ये टू किसका है? अभी देखना, ए का क्या है टू, क्योंकि टू आया ए के नीचे, ए सी बी, फिर लिख रहा हूं ताकि तकलीफ ना बने। ए के नीचे कौन है? टू। बी के नीचे कौन है? टू। देखो देखो देखते रहो। सी के नीचे कौन है? सर सी के नीचे दो दो जन है। एक जगह अगर इसको पकड़ू तो सी के नीचे 3 है और इधर पकड़ू तो सी के नीचे 1 है। सर दोनों में से किसको लेंगे? भैया अपने को किसी से दुश्मनी नहीं करना, दोनों को ले लेना है। कोई दिक्कत क्या? ना व्हाट इज द रेशियो? 2 2 4, रेशियो क्या बना? 1 1 2। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान था, बस पकड़ो कि किस दो के बीच में आ रहा है, पकड़ो। जल्दी से मैं आपके साथ एक सम्स और करूंगा। मान लो मैं ऐसे ही कर देता हूं कि ए एक तीन तरह का वैरायटीज है। ए जो है वो है 150 रुपया, बी जो है वो है 160 रुपीज और सी जो है वो है 165 और जो एवरेज है वो है 155। जल्दी से बताओ किसके किसके बीच में आया? ये एवरेज किसके किसके बीच में आया? क्या ए और बी के बीच में आया, हाँ या ना? क्या ए और बी के बीच में आया? यस सर आया। ए और बी के बीच में एवरेज आया, आया सर आया। क्या बी और सी के बीच में एवरेज आया? नहीं नहीं सर ये तो नहीं हुआ, बी और सी के बीच में नहीं हुआ। क्या ए और सी के बीच में एवरेज आया? यस सर ए और सी के बीच में एवरेज आया, आया सर आया, पक्का आया। ए को पुट करेंगे 150, एवरेज को पुट करेंगे 155, बी को पुट करेंगे 160। ए को पुट करेंगे 150, एवरेज को पुट करेंगे 155, सी को पुट करेंगे 165। लगाओ एलिगेशन, कितना आया? 5। लगाओ एलिगेशन, कितना आया? 5। सॉल्व करके सिंपल में करो 1:1। सॉल्व करो, फिर से आया 5 और यहां कितना आया? 10। इजी करो 2:1। कोई दिक्कत यहां तक? नॉर्मल तरीका है। अभी हमको आंसर देना है मेरे भाई। ए के नीचे कौन कौन? ए के नीचे 1, ए के नीचे 2। मैंने कहा किसी से दुश्मनी नहीं करना, 1 + 2 3। बी के नीचे सिर्फ और सिर्फ 1 तो बी के नीचे 1। सी के नीचे सिर्फ 1 तो सी के नीचे 1। आंसर क्या हुआ? 3:1:1। दैट्स इट सर। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तीन तरह के क्वांटिटी भी हम क्लियर कर चुके हैं। क्या आप अग्री करते हो कि हम क्लियर किए? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट। ओके, अब मैं तुमको थोड़ा एक डिफरेंट टाइप का समझ दिखाता हूं। डिफरेंट टाइप का कुछ वैसा विशेष नहीं है। होता क्या है, मैं तुमको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो तुम्हारे पास एक वेसल है जिसमें मिल्क एंड वाटर जो है, मान लेते हैं कि रेशियो है इनका 3:5 और वेसल 1 में नामकरण कर देता हूं। वेसल 2 है, इसमें भी मिल्क और वाटर है, मतलब दो तरह के क्वांटिटी है और इनका जो रेशियो है वो है 2:6 मान लेते चलो, या 2:5 के जगह पे चलो ना, ठीक है जो भी लेते हैं वो कोई दिक्कत नहीं। और क्या बोला?
2:5, हमको 7 से डर लगता है। 2:4 ले लो, जो भी चलो डाउन, अरे उससे कोई मैटर नहीं करता। चलो अभी क्या बोला कि दोनों वेसल को हम में से कुछ कुछ क्वांटिटी निकाले और वेसल, थर्ड वेसल यानी मिक्सचर वेसल बना जिसका वैल्यू है, मान लेते हैं 3:7। तो क्वेश्चन में क्या दिया, एक वेसल है जिसका रेशियो है, उसके अंदर में मिल्क और वाटर किस रेशियो में, ये बताया। एक दूसरा वेसल है जिसमें ये बताया कि मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में, और जब दोनों वेसल के इसमें से समान निकाले तो तीसरा वेसल बनकर आया जिसके अंदर में मिल्क एंड वाटर कितना है, 3:7, ये बताया। तो ये पूछा जाता है कि बताओ मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में निकला, या मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में हम निकाले, जिस जो भी। बहुत सिंपल तरीका, किसी एक को बेस बना लो। क्या बोले सर आप, किसी एक को बेस बना लो। अगर वेसल मिल्क को बेस बनाते हो, किसको बेस बना रहे, मिल्क को, तो वेसल 1 में मिल्क कितना है, ये है मिल्क 3/8। वेसल 2 में मिल्क कितना है, 1/2 और 2/4, वट एवर यू कैन से। वेसल मिक्सचर वाले में कितना है, 3/10। कोई दिक्कत है क्या किसी को, ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। 3 और 5 ये हम लोग रेशियो में पढ़े, मिल्क 3 है वाटर 5 है, तो टोटल हो गया 8, तो मिल्क कितना, 3/8। ऐसा नो, पक्का। सर सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वही तुम्हारा आंसर रहेगा। सर अगर हम वाटर को बेस बनाते तो वो भी बता देते हैं। वाटर को जब बनाओगे तो मैं कलर चेंज करके बताऊंगा। तो वाटर जब बनाओगे तो वाटर पहले वाले वेसल में 5/8, दूसरे वाले वेसल में है 4/6 और 2/3 भी बोल सकते हो। तो ये 1/2 नहीं होगा यार, ये 1:2 है ना, तो 1/3 होगा मेरे भाई। आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक। और वेसल मिक्सचर वाले में कितना होगा, 3/7। तो जब हम इसके एलिगेशन को सॉल्व करेंगे तो बेटा याद रखना, जो यहां आंसर आएगा और जो यहां आंसर आएगा वो सेम होगा। आप इसको घर पे चेक कर लेना, दोनों के आंसर सेम होंगे मेरे भाई, आई एश्योर यू। कहने का मतलब है सर, जब भी दो वेसल से मिल्क और वाटर दो क्वांटिटी निकाल के तीसरा वेसल बने तो किसी एक को बेस बना लो और सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इररेस्पेक्टिव कि तुम्हारा बगल वाला मिल्क लिया कि वाटर लिया, तुम अपना ले लो, आंसर तुम्हारा आएगा। तो ये हमारा तरीका है और हमने वैरायटीज ऑफ एलिगेशन के कंसेप्ट आपके सामने रखे। सो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया, अगर आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे छोटे, मेरे एस्पिरेंट्स, प्लीज हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक बटन जरूर चाहिए। बाकी सारे इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चैनल, टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्लास के लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं। सो बाय बाय एवरीवन, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।